मोमो के धागे गाना किया। उसके बाद फॉर 7-8 मंथ्स 9 मंथ्स में भी आई डिडंट हैड वर्क। लोगों को लग रहा था कि ये गाना सुपर डुपर हिट हो गया, नेशनल अवार्ड मिला, सबको अवार्ड्स मिले, मुझे कुछ काम नहीं था। मैं काम के लिए स्ट्रगल कर रहा था। किसी ने बोल दिया कि सलमान खान के घर के बाहर बहुत क्राउड जमा होता है, तो उधर जाके शाहरुख के घर के बाहर बहुत क्राउड होता है, वहां पे जाके तो वहां पे क्राउड के सामने जाके बजाते थे, गाते थे। फ्रॉम स्टूडियोज आई वॉज इन हॉस्पिटल रूम। सो मुझे तभी पता चला कि नो पॉइंट ऑफ मेकिंग एनी प्लान्स फॉर फ्यूचर। तो हाउ डू आई एज अ म्यूजिशियन डिफरेंशिएट माई वर्क प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर्स? जिस दिन तू मेरे से मेरा काम छीन के उधर बैठ जाएगा ना काम करने के लिए, तब समझ लेना कि तू काम सीख गया। द लाइफ हैज बीन कोरियोग्राफ्ड ऑलरेडी, यू आर जस्ट पार्ट ऑफ इट। हार्ट अटैक आया और दैट चेंज्ड माय लाइफ। मतलब आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। ऑब्वियसली आपने बताया आपको कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, कुछ भी नहीं। इसके बाद काम कैसे आना शुरू हुआ? वेलकम टू बियॉन्ड बिलिबल्स हितेश। थैंक यू सो मच। आपकी जर्नी के बारे में काफ़ी पढ़ रहा था, बट टेक मी बैक टू द फर्स्ट टाइम यू एंड म्यूजिक हैपेंड। So it was very unplanned. Unplanned as in so वो टाइम था जब बेसिकली घर से बाहर निकलना था। बिकॉज घर आप बोलेंगे तो जो अपने बाथरूम का जो साइज है 4x4 का घर या 5x5 का घर, वो हमारा घर था। सो घर में रहना पॉसिबल नहीं, तो बाहर ही रहते थे हम लोग, चौल में इधर उधर घूमते थे। या और वो जो भजन होता था या रास्ते पे किसी के शादी में बजाना है या किधर भी बजाना है, तो आई यूज्ड टू गेट वेरी फैसिनेटेड टू दैट कि यार मेरे को भी यही करना है। तो जाके उनके पास ऐसे ही जाके बजाना, जो कोई बजा रहा है, जैसे वो जो ऑर्गन बोलते थे तभी, कीबोर्ड, तो उनके पीछे जाके खड़ा होता था और देखते रहता था कि क्या बजा रहा है, कैसे बजा रहा है। फिर उनका हो गया, बजा के थक गए तो थोड़ा ब्रेक में मैं भी हाथ लगा लिया। वैसे कर करके रोड पे बजाना शुरू किया था। ओह या ये कब की बात है? I was very young. I think I was 13, 14, 12, 13, 12-13 साल की या उम्र में। 12 साल का। वाह। एंड फिर एंड देन क्या वो वैसे ही फिर शादी में बजाना शुरू कर दिया। फिर वहाँ से थोड़ा सा जर्नी शुरू हुआ, तो फिर मंदिर में से भजन बजता था, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक भजन जब जाता है तो वो क्लासिकल जोन में आता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा म्यूजिक की तरफ और पता चलने लगा कि ये थोड़ा सा और डीप है, कुछ है अंदर कनेक्शन। एंड देन आई यूज्ड टू लाइक दैट। फिर शनिवार के दिन वो मारुति भजन और वो सब में बजाता था हारमोनियम वहाँ पे। वैसे ही एकदम कैजुअली ऐसे अनप्लान्ड होते गया वो। दैट्स हाउ आई गॉट कनेक्टेड। फिर आपने अभी व्हेन वी वर टॉकिंग जस्ट बिफोर द पॉडकास्ट, आपने बताया कि आप एज अ म्यूजिशियन भी प्ले कर रहे थे व्हेन सुनिधि चौहान के टाइम। तो वो क्या था मोमेंट उस टाइम? मतलब एक उसका ये आप बोल सकते हैं कि एक जो हर म्यूजिशियन की लाइफ में ना जो स्टेज रहते हैं, जैसे आप स्कूल में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वैसे स्टार्टेड प्लेइंग ऑन आई बिफोर दैट आई यूज्ड टू प्ले इन ट्रेन्स। आई यूज्ड टू बेग। ट्रेन में भीख मांगता था मैं। आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ सेइंग दैट। नहीं होना भी नहीं चाहिए, मतलब बिकॉज तभी हम लोगों की ऐसे सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि हम लोग ये करें। तो मैं जाता था ट्रेन में हारमोनियम लेके भीख मांगता था। किसी ने तो बोल हारमोनियम दिया, आपने खुद? हाँ, देख देख के, ऐसे ही देख देख के सीखा। फिर किसी ने बोल दिया कि सलमान खान के घर के बाहर बहुत क्राउड जमा होता है, तो उधर जाके भीख मांगो। शाहरुख के घर के बाहर बहुत क्राउड होता है, वहाँ पे जाके तो वहाँ पे क्राउड के सामने जाके बजाते थे, गाते थे। तो वो वैसे शुरू हुआ। फिर वहाँ से फिर पता चला कि ये म्यूज़िक एक बहुत सीरियस चीज़ है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको प्रॉपर सीखना पड़ता है। अपेरेंटली एक टीचर से इंटरेक्शन हुआ रेलवे स्टेशन पे। हाँ। फिर उसको फॉलो करते करते घर पे गया उनके। ओह फिर जिद पकड़ी कि सर आपसे ही सीखना है। सर ने भी बोला कि मैं फ्री में सिखाता नहीं हूँ। मैं बोला आपके घर पे काम करने के लिए रख लो मुझे, घर काम करने के लिए, हाउस होल्ड जो भी सब रहेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो सब किया। तो सर जिस दिन मुझे सिखाना है तो उस पूरे दिन का काम मेरे से करा लेते थे और फिर शाम को आधा घंटा सिखाते थे। देन दैट्स हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू पियानो फर्स्ट टाइम। वाह। Then I started learning there. तो आपको उस टाइम म्यूजिक का इतना शौक था? हाँ, आ गया, पता नहीं कैसे, कहाँ से।
ये 12-13 साल की उम्र में था या उससे पहले भी 12-13 साल की उम्र, उससे 11-12 भी साल। उससे पहले भी म्यूजिक का कुछ आपको लगता था? नहीं मतलब मतलब गाने सुनने को अच्छे लगते थे। मतलब जहाँ पे भी जाए, रेडियो पे गाना चल रहा है तो मैं जाके रुक जाता था, पूरा गाना खत्म होने तक उधर रुकता था, गाना सुन लेता था, जैसे कि किसी ने कुछ काम दिया है हाँ। कि भैया क्यों रोक गया, जैसे आप बोलते हैं ना वो स्टार्ट एंड स्टॉप, वैसे किसी ने स्टॉप कर दिया आपको, हाँ मैं, हाँ चल। तो ऐसा ऐसा मेरा कुछ वियर्ड सा होता था। आई यूज्ड टू लव म्यूजिक। एंड देन जैसे आपने बताया कि हर एक म्यूजिशियन के लाइफ में स्टेजेस आते हैं, या वो एक स्टेज था जिसमें आप शंकर एहसान लॉय एंड सुनिधि चौहान उनके लिए बजा रहे म्यूजिशियन का करे थे, उसके बाद आप बैकग्राउंड कंपोजिंग इन सब में कब घुसे? हाँ, वो आपको बताता हूँ। मैं सुनिधि चौहान के ग्रुप में तब बजाता था, वहाँ से कुणाल गांजावाला के ग्रुप में लग गया, फिर कुणाल गांजावाला के पास बजाया, से फिर मोस्टली प्लेबैक सिंगर्स के साथ बजाया, सलीम सुलेमान के साथ कभी बजाया, और फिर शंकर एहसान लॉय के साथ बजाते बजाते फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब वहाँ पे म्यूजिशियंस और मैं, मुझे कुछ और काम आ गया रहेगा, अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन तभी आई वॉज ड्रॉप्ड ऑफ दैट ग्रुप एंड देन आई वॉज लुकिंग फॉर अदर वर्क। देन मुझे किसी से पता चला कि रंजीत बारोट, जो मेरे गुरु है, रंजीत बारोट, इफ यू हैव हर्ड द नेम, तो बहुत ही बड़े और लेजेंडरी ड्रमर है अपने इंडिया के। तो एक तो वो इतनी बड़ी स्कूलिंग है कि वहाँ पे जाने के लिए सब लोग डरते थे, वो इतने स्ट्रिक्ट है और इतने बड़े म्यूजिशियन है कि ये जितने लोगों के नाम मैंने लिए सब लोग वहाँ से सीख के आए, इंक्लूडिंग मतलब सब लोगों ने, मतलब अनु मलिक से लेके AR रहमान तक सब लोगों ने वहाँ पे काम किया है, सब लोगों के साथ उन्होंने काम किया है, आइकॉनिक सॉन्ग्स किए हैं उन्होंने। तो मैंने सोचा कि रिस्क लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मार पीट के भगा देंगे, और आई हैव नथिंग टू लूज यू नो। सो मैं बोला चलो रिस्क लेते, थोड़ा सा इंसल्ट हो जाएगा और क्या, कम थोड़ी हुआ है पहले ही। तो मैं उनको, ये मैंने सोचा था, और एक दिन क्या हुआ, मुझे अब्बा जी की बरसी जो होती थी जाकिर भाई के डैडी की, तो उनके बरसी में बजाने शो देखने के लिए हम लोग 3 फेब को जाते थे। तो वहाँ पे ऐसा होता था कि पासेस कभी मिलते नहीं थे, तो मैं ऐसे गेट के बाहर खड़ा था, गेट के बाहर खड़ा था, बोला यार ये सब VIP लोगों को एंट्री मिलता है, हम लोगों को म्यूजिशियन होके अंदर नहीं जाने मिलता है। ये सोचते बैठा था, वहाँ से जाकिर भाई का भतीजा आया, अरे हितेश तू यार बजाएगा, हारमोनियम बजाता है क्या? मतलब हाँ बजाता हूँ, बोल किधर क्या करना है। वो डायरेक्ट स्टेज पे लेके गया जाकिर भाई के साथ बजाने के लिए। जाकिर भाई, आशा भोसले जी और मैं वहाँ पे बजाने लग गया। फिर वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ से आई मेट रंजीत भाई, फिर रंजीत भाई से मिला, फिर रंजीत भाई से नंबर लिया, फिर उनको 4-5 महीने सताया मैंने, रोज कॉल करके मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, पीछे लग गया बहुत। मैं सीखूंगा आपसे, मैं सीखूंगा। रंजीत भाई सोचते रहे मैं, मेरे से लोग डरते हैं, कॉल करके आते नहीं, ये नहीं, और ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। फिर मेरे को 4-5 महीने बाद रंजीत भाई ने बुलाया मिलने के लिए। फिर मैंने गाने सुनाए अपने किए हुए थोड़े से, तो उनको बहुत अच्छा लगा। मैं बोला तू मेरे साथ काम कर रहा है, एंड देन आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ प्रोग्रामर, अरेंजर, कंपोजर फ्रॉम देयर। सो फिल्म वर्क वहाँ से शुरू हुआ। और उससे पहले आपने कभी सोचा था कि मैं फिल्म्स के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक या कंपोजिंग करूंगा, ऐसा कुछ थॉट था? नहीं यार, ऐसा सोचा ही नहीं मैंने, पता नहीं कैसे हो गया यार ये मैं भी यही सोच रहा हूँ कैसे हो गया। पता नहीं ऐसे, मतलब यू नो व्हेन गॉड वांट्स यू टू डू समथिंग एंड म्यूजिक को फॉलो करते करते या द लाइफ हैज बीन कोरियोग्राफ्ड ऑलरेडी, यू आर जस्ट पार्ट ऑफ इट। फिर से आप एक बार बोलेंगे? द लाइफ हैज बीन कोरियोग्राफ्ड ऑलरेडी एंड वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, एंड यू नो मैटर व्हाट यू प्लान, व्हाट यू डू, आपको ऑलरेडी कोरियोग्राफ करके रख दिया है, आप वैसे ही जाएंगे। मतलब मैं सोच रहा था कि शंकर एहसान लॉय के ग्रुप से निकलने के बाद अभी काम ही नहीं करूँ क्या। फिर सडनली रंजीत भाई मिल गए। फिर रंजीत भाई के साथ काम करते करते एक दिन मैं YRF में यशराज फिल्म कर रहा था, इशक ज़ादे। अच्छा, इश्क ज़ादे। या इशक ज़ादे का बैकग्राउंड कर रहा था। तो आई रिमेंबर रंजीत भाई ने एक दिन मेरे को बोला कि हितेश, जिस दिन तू मेरे से मेरा काम छीन के उधर बैठ जाएगा ना काम करने के लिए, तब समझ लेना कि तू काम सीख गया।
ये कोई गुरु बोलना मतलब बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी बिल्कुल इनसिक्योरिटी नहीं, एंड इट इज वेरी गॉडली टू से टू समवन लाइक दिस कि मेरा काम जिस दिन तू छीन लेगा अंडर माय हैंड्स, मतलब आपकी समझ ले ट्रेनिंग तू कंप्लीट है। ट्रेनिंग कंप्लीट है। तो फिर वो मोमेंट कब आया? कट टू नेक्स्ट फिल्म मेरे को मिल गया डायरेक्टली, वो कौन सी मूवी थी? दावत इश्क, यशराज की। फिर उन्होंने मुझे डायरेक्ट कॉल किया, फिर मुझे बोला कि आप करेंगे क्या। देन आई कॉल्ड माई गुरु रंजोत जी, एंड देन आई आस्क्ड हिम कि आई गॉट अ कॉल, शुड आई डू इट? प्लीज डू इट, आई वांट यू टू वर्क। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दावत इश्क, देन ऑल द YRF फिल्म्स। वाओ। एक आपका बहुत ही फेमस गाना है, मैं तो बहुत ही बुरा सिंगर हूँ बट काफ़ी बार सुना है, मोह मोह के धागे। हाँ, मैं भी गाता नहीं हूँ, आई एम अ प्लेयर। तो उसकी बैक स्टोरी कुछ बताना चाहेंगे? कि आई नो ऑलरेडी आपने काफ़ी, बट उसकी क्या इंस्पिरेशन कैसी थी? यार इंस्पिरेशन ऐसा तो नहीं था, मतलब अनु जी ने जब बोला कि ऐसा ऐसा फिल्म करना है, एंड देन उसका वो जो ब्रीफ था वो डेटेड था 90s के गाने। तो 90s में वो गाने भी थे सब अनु मलिक के जो चलते थे, अनु मलिक जी के और नदीम श्रवण जी के, जो सब एक जो तबला ढोलक वाला जो एक फील चलता था। एंड देन देर इज़ अ क्लासिकल साइड ऑल्सो, कि एक क्लासिकल टाइप का भी म्यूज़िक चलता था। बट आई रिमेंबर जब वो गाना अरेंजमेंट फर्स्ट ड्राफ्ट हुआ था उसका, जब सबने सुना था तो किसी को अच्छा नहीं लगा था वो गाना। अच्छा, फर्स्ट ड्राफ्ट में अच्छा किसी को अच्छा नहीं लगा था। फर्स्ट ड्राफ्ट मतलब जो रिलीज हुआ है ना वही फर्स्ट ड्राफ्ट है, नहीं। अच्छा, वही फर्स्ट ड्राफ्ट है। वही फर्स्ट ड्राफ्ट है। तो वो किसी को अच्छा नहीं लगा था तभी, कि यार मतलब ये क्या भद्दा सा गाना सुन लिया यार, मज़ा नहीं आ रहा है यार, भद्दा सा ये आउटडेटेड गाना लग रहा है Outdated ये। हाँ, फिर और मैंने तो ऐसे भी कमेंट सुने थे कि यार ये आउटडेटेड संजय लीला भंसाली आउटडेटेड लग रहा है, और संजय लीला भंसाली के जोन का गाना लग रहा है यार, वैसा नहीं लग रहा है। अच्छा, हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, सुन रहा है ना तू, मतलब अभी जो मेलोडी मिलेगा उसको ही हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। बट अपेरेंटली इट वर्कड, फेथ रखा सबके ऊपर आदि सर ने। आदि सर यूज्ड टू लव दैट सॉन्ग, या ही हैड अ विजन, and even the director Sharad Kataria, he had a vision. But to buy such songs also you need brain, you need good head, good sense of music to buy such music. वाओ, And then these songs they cut through. दे कट थ्रू द नॉइज जो इतने सारे सॉन्ग्स आ रहे हैं। इतने सारे गाने आते हैं। तो ये आपको थॉट पैसे आता है कभी कि इतने सारे सॉन्ग्स प्रोड्यूस होते हैं, इतना सारा बैकग्राउंड म्यूजिक एवरी डे, और आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा। तो हाउ डू आई एज अ म्यूजिशियन डिफरेंशिएट माई वर्क प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर्स? See, it is, I'll tell you, music is your personality. See, like both of us, we are sitting here. You are different, you're wearing different clothes. The way you talk is different, the way I talk is different. So music is like this, कि आप जैसे आपका नेचर है, योर हार्ट कम्स इन योर म्यूजिक। सो माई हार्ट, व्हाट इज माई म्यूजिक, द वे इट साउंड्स, द वे basically the way it sounds, that's what my those are my feelings, they come out through my music. So yeah, everybody feels differently. सो अगर हम अपनी फीलिंग्स को समझ जाएं कि म्यूज़िक में कैसे आ रहा है, तो अपने आप ही वो डिफरेंट बन जाता है, रादर देन अगर हम जो मासेस की तरह कट कॉपी वाला फॉर्मूला लगाएं। हाँ, दैट्स द ये ना कि अभी बॉलीवुड में कैसा होता है ना कि एक गाना अगर कहाँ पे हिट हो गया तो आपको सेम गाने के ब्रीफ आते हैं कि यार वो हिट हुआ गाना है, वैसे गाने बनाओ। आपको भी आता है? Then it is your choice that you want to be part of that system or you want to cut through. तो आपने भी ऐसे गाने किए हुए हैं जिसमें नहीं, मैंने नहीं किया। ऑलवेज कट थ्रू? Yeah, I have to be happy. I have to sleep peacefully. If I do something and I don't feel happy and my nights are restless, then I don't feel like, Firstly, I don't when I go to the studio, I don't want to feel that I'm going for a work, I feel like it is a paid holiday. I go to the studio to have fun. If I don't get that feeling, I don't work. Basically, it is not work. एंजॉयमेंट हो रही है। Yeah, it is a paid holiday.
तो आपका कोई, ऑब्वियसली आपने बताया आपको कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, कुछ भी नहीं, बॉलीवुड से भी कोई दूर दूर तक कोई दूर रिश्ता दूर नहीं, तक कोई नाता कोई नहीं म्यूजिक था। से भी नहीं। हम्म, इसके बाद काम कैसे आना शुरू हुआ? काम से, यू कट थ्रू योर वर्क। सो मैं आई रिमेम्बर दम लगा के आयशा जब फिल्म कर रहा था, मोह के धागे गाना किया, उसके बाद फॉर 7-8 months 9 months में भी आई डेंट हैड वर्क। लोगों को लग रहा था कि ये गाना सुपर डुपर हिट हो गया, नेशनल अवार्ड मिला, सबको अवार्ड्स मिले, मुझे कुछ काम नहीं था। मैं काम के लिए स्ट्रगल कर रहा था, मतलब मैं काम ढूंढ ही रहा था, सबको भेज रहा था, ये कर रहा था, काम दो काम दो काम दो। तो इफ़ यू आस्क मी व्हाट इज सक्सेस, सक्सेस ये है आज की तारीख में कि आपके पास काम है। इफ़ यू हैव वर्क एवरी डे, दैट इज सक्सेस फॉर मी। वाह, You know, you are waking up in the morning and you don't have anything to do. It is very scary. लोगों को उस टाइम बाहर लग रहा होगा कि को नेशनल अवार्ड मिला है, ओवरनाइट लाइफ चेंज हो गई, बट आप बोल रहे हो कि आप उस टाइम भी वर्क ढूंढ रहे थे, वर्क कर रहे थे। दैट इज़ द रियल सक्सेस, कि आपके पास रोज़ काम होना चाहिए। आपको कुछ फीलिंग हुई कि नेशनल अवार्ड मिला है, मेरी लाइफ तो बदलनी चाहिए थी, बट अभी भी काम नहीं, ऐसा थॉट्स है कुछ? नहीं, गाने को नेशनल अवार्ड मिला था। इनफैक्ट गाने को मिला, लिरिक्स राइटर्स को मिला, सिंगर्स को मिला, अनु जी को नहीं मिला। एंड ऑब्वियसली प्रोग्रामर्स एंड अरेंजर्स को तो छोड़ ही दो, बिकॉज इट इज़ अ देन इज आई फील देन इट इज़ टू बी अ थैंकलेस जॉब। तभी उस टाइम में, तभी क्रेडिट्स का इतना ये नहीं था, तभी क्रेडिट्स इतने ये नहीं होते थे। अभी अभी क्रेडिट्स जो ये जनरेशन आई है कंपोजर्स की, यू नो, दे मेक श्योर दैट क्रेडिट्स आर गिवन प्रॉपरली टू अरेंजर, प्रोग्रामर, एवरीबडी, सो दैट दे गेट देयर ड्यूज। उस टाइम पे आई डोंट फील इतना सीरियसली होता था। उसका क्या रीज़न, मतलब? सिस्टम ही नहीं था। सिस्टम ही नहीं था, हार्डली होता था। जैसे हम आपने देखा होगा, हम कोई भी अगर हॉलीवुड मूवी देखते हैं, उसके मूवी एंड के ख़त्म होने के बाद 10-15 मिनट तो क्रेडिट्स के आ रहे होते हैं, करेक्ट एंड टेक्नीशियन तक का नाम भी आ रहा होता है। करेक्ट, ड्राइवर तक का नाम आता हाँ, ड्राइवर का तक, करेक्ट करेक्ट। अब वो बुरे, अब सिस्टम यहाँ पे धीरे धीरे आना शुरू हुआ है। है। या अभी यहाँ पे हो रहा है, लोगों को प्रॉपर ड्यूज मिल रहे हैं, और प्रोग्रामर्स, प्रोड्यूसर्स, दे आर वेरी, यू नो, कोर मेंबर्स व्हेन द सॉन्ग इज बीन मेड, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉन्ग मेकिंग। उन लोगों को जितना फीचर करना चाहिए उतना होता नहीं था, अभी अभी होने लग गया है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये चेंज वाज मस्ट। एंड मुझे थोड़ा म्यूज़िक मेकिंग के बारे में आपसे समझना था। आपने कभी स्टेटमेंट बोली थी कि जो आप वो मेलोडी देते हैं हम उसी के हिसाब से बनाते हैं। वो क्या प्रोसेस कैसे होता है? समबडी राइट्स द लिरिक्स का कोई पहला मुखड़ा, देन दे गिव अ मेलोडी टू इट, और उसके बेसिस पे सारा म्यूज़िक क्रिएट करते हैं। हाउ डज इट वर्क? इट वर्क्स, यू नो, बोथ द वेज। कि कभी कभी मेलोडी पहले आ जाता है। जैसे आपने ये गाना सुना रहेगा, बहुत फेमस होता है, वो रोज गाना ट्रेंडिंग ही रहता है। आई थिंक जब से गाना रिलीज हुआ है इंस्टाग्राम पे, ये गाना डे 1 से आज तक ट्रेंडिंग पे है। भाई का बर्थडे, सलमान भाई का, हाँ, यू नो। तो वो गाना, तभी सलमान सर ने बोला था कि, और महेश सर ने, कि एक बर्थडे का एंथम चाहिए फॉर एवर। तभी वो ट्यून पहले बन गया था, सिर्फ वी हैड दिस हुक, भाई का बर्थडे है, भाई का बर्थडे। अपने भाई का बर्थडे, भाई का भाई बर्थडे, सो वी हैड दिस मेलोडी। हाँ, And then Nitin Raikar ji, lyrics writer, he wrote the lyrics on it. थोड़ा जंपी हुए, पेपी हुए। Yeah, then we had a brief ना from sir, तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। then वो brief पे चिपक के एकदम राउडी लोगों का बर्थडे कैसा बनता है, वैसा बनना चाहिए ये वो। एंड देन ऑब्वियसली सलमान सर है वीडियो में, और तो वो लगना चाहिए वैसा गाना। वाओ। अभी हम थोड़ी देर पहले वी वर जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्जेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लक्का भाई। या थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? लखा भाई, सो आई वाज टेलिंग यू ना कि महाराष्ट्र में व्हेन यू सी कि देवी का गाना मतलब एक ही फॉर्म एक्सप्लोर्ड है, गोंधड़। इट इज़ अ फोक फॉर्म, और
मोस्टली लोग देवी का गाना करने तो गोंधड़ फॉर्म में ही जाते हैं और गोंधड़ ही करते हैं और आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स एंड एक्सप्लोर सम अदर जॉनरास एंड एक्सप्लोर सम अदर यू नो गॉडेस की और भी बहुत कुछ है यार देखने के लिए एंड देन आई फाउंड दिस देवी लखाबाई एंड देन उनके बारे में पढ़ा तो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार जो पोतराज कम्युनिटी होती है जो आप देखते हो अनफॉर्चुनेटली अभी रास्ते पे बेचारे जो लोग खुद को हंटर से हंटर मारते से मार हैं रहे होते हैं। उनकी देवी है वो या तो शी इज बीन कॉल्ड कड़क लक्ष्मी ऑल्सो या सो अपेरेंटली उनकी देवी है और उनके बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को पता नहीं थे तो फिर मैं सोचा इनके बारे में करते हैं गाना यार तो व्हाट इज गाने से पहले अगर बता व्हाट इज लखाबाई मीन, व्हाट इज शी स्टैंड फॉर? आई मीन शी इज़ वो उनका ही अवतार है जो अपनी ये अंबाबाई है उनकी बहन है ये एंड सेम पावर सेम एवरीथिंग शी हैज़ व्हाट अंबाबाई हैज़ इट एंड बहुत पावरफुल देवी है बहुत मतलब अग्रेसिव है पावरफुल है एंड बहुत जागरूक है वो देवी और मुझे लगा कि ये लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है उनकी जो कम्युनिटी है वरखेड़ में वो बहुत ह्यूज है उनके गाने ये वो और एक अलग ही उनका थाट है तो मुझे लगा ये थाट अगर करेक्ट वे से लोगों के सामने आए तो उनकी एक अच्छी सेवा हो जाएगी अपने से इसके लिए मैंने सोचा एक ग्लोबल वे में इनको प्रेजेंट किया जाए नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू अ लोकल ये शी शुड बी ग्लोबल सो दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ डूइंग दिस तो अगर ग्लोबल विजन हम रखते हैं तो उस हिसाब से म्यूजिक हमारा कैसे चेंज होता है? यस वही मैं लॉट ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन लॉट ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन and then lot of voices we used and then modern way of shooting the song having Lakhabai on our song Noerika then Amruta Dhongde who's an great actor and then Nityashri so taking these very promising actors and take it to the next level adding her story in it ki how you can meet her and how she can get happy on you those basic thoughts in the story and then add one message to it very a social message and make it very grand larger than life looking it's like you feel that you're watching cinema on YouTube so that thought I had behind doing this Lakhabai yeah ब्यूटीफुल। तो अभी रिलीज हो गया ये? नहीं अभी होना है अभी नेक्स्ट मंथ अभी VFX पे काम चल रहा है ऑडियो मिक्स हो रहा है एंड देन VFX जैसे ही हो जाएगा 1 महीने में देन वी आर रेडी वाओ वी विश लखाबाई's this music video all the very best. थैंक यू I'm pretty sure हितेश it's gonna rock it. Thank जिस you. तरीके से आप बता रहे हो उसमें इमोशन और एनर्जी गई है आई कैन फील इट फ्रॉम हियर। yeah a lot of energy has been gone in that because we shot that song for like 3 days 1 day of shooting Devi and then 2 days on the location in the jungle was matlab it was too much to take and to give also या a night time shoot in the jungle and a real jungle it's crazy तो जब आप हितेश इस जर्नी में निकले आपकी फैमिली में आपके माता पिता उन्होंने कुछ बोला कि ये क्या करने जा रहा है कोई नौकरी क्यों नहीं कर ले? हाँ तभी होता था ना कि महीने का तभी मतलब मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी मम्मी का थॉट ऐसा था कि यार कुछ स्टडीज़ वीडीज़ कर ले 10,000 रुपया महीने का आएगा किधर बैंक में काम कर लेगा किधर काम करेगा 10,000 रुपये बहुत हो गया बहुत होता उस टाइम बहुत उस टाइम पे बहुत बट यार मुझे वो फील ही नहीं होता था आज के तारीख में मुझे लगता है ट्रेन इज़ द बेस्ट वे टू ट्रैवल इन मुंबई बाय द वे ओ माय गॉड ट्रेन मेट्रो सब आ गए ट्रेन मेट्रो या बट इस क्रिएटिव फील्ड में जैसे आपने बताया कि उस टाइम कोई सर्टेनिटी नहीं थी जब आप इसमें काम आपको आने लग गया आपको बिगेस्ट पॉइंट ऑफ स्ट्रगल क्या लगा? ऐसा था कि आज मुझे क्रिएटिव फील नहीं हो रहा है आज मैं शायद म्यूज़िक कंपोज नहीं कर पाऊँगा? नहीं ऐसा कभी नहीं होता एक्चुअली मुझे तो मैं
काम मिल रहा है इसके लिए एक्साइटेड होता था, क्योंकि और दूसरी चीज़ ऐसी है कि मुझे मेरे जोन के ही काम मिलते थे, जो वट एवर आई यूज टू लाइक टू वर्क ऑन, मुझे वैसे ही काम मिलने, लकीली बाय ग्रेस ऑफ गॉड, तो मुझे काम भी वैसे ही मिलता है। तो आपने ये भी बताया कि आप ए आर रहमान जी के साथ भी यू ट्रैवल्ड एंड वर्क टुगेदर, तो उनसे आपने एनीथिंग दैट यू गॉट इंस्पायर्ड और आपने कुछ उनसे इम्बाइब किया? एवरीथिंग, आई मीन एवरीथिंग। आज इंडस्ट्री में जितने लोग काम कर रहे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में, इफ एनीवन हु इज नॉट अग्रीइंग टू दिस दैट कि उन्होंने ए आर रहमान सर से कुछ सीखा नहीं है, तो ही इज लाइंग, बिकॉज एवरीबडी हैज लर्न फ्रॉम हिज साउंड एंड फ्रॉम हिम। ही चेंज द साउंड, जब 90s में एक तबला ढोलक का जो जॉनरा चल रहा था, सडनली ही कम्स विद द सिंथ एंड दैट larger than life sound, Rosa and all, drums and getting drone pads, and in that very international, and in the West that time Peter Gabriel used to do that kind of a sound, and then suddenly to get that kind of sound in Bollywood was very new. Everybody was like moved on to that sound suddenly. It was nice. तो ऐसी एक चीज़ जो ऐसा कोई एक लेसन जो आपने उनसे सीखा हो विच इज़ लाइक आपकी उससे म्यूज़िक की गेम बहुत बेटर हो गई? हाँ, मतलब fortunately, luckily because of Ranjit Bhai, I got to work with him, and I was very fortunate enough to be in the same studio and work with him, and the way he works is too passionate, and with working with him I used to feel that there is a god in detailing. There's a god in detailing. Yeah, every minor thing he used to go through ना, like हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि इतने डिटेलिंग में भी कोई जा सकता है. So that's what I got from him. डिटेलिंग ये आपने बहुत सही बात की, क्योंकि एज अ लॉयर हमारी लीगल इंडस्ट्री में भी एक कहावत है कि बोथ द गॉड एंड डेविल इज़ इन द डिटेल. Yeah, तो आई थिंक वो आप म्यूज़िक में भी म्यूजिक में भी I agree. एंड दैट उससे आपको काफ़ी म्यूज़िक में भी बहुत बहुत हेल्प हुई यार. तो जब आप इसी म्यूज़िक की अगर एक डिटेल में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जब कभी कभी म्यूज़िक में एज अ कंज्यूमर ऑफ म्यूज़िक बीच में एक साइलेंस आता है, बीच में उठता भी है डायनामिक्स. तो आप वो कैसे डिसाइड करते हो कि कितना साइलेंस होना चाहिए, कितना उठना चाहिए, जिससे डायनामिक्स क्रिएट होए? Yeah, that's why they say silence has its own sound. So you should know when to use it in a right way. So suppose एक high energy का गाना है, and then throughout अगर वो शुरू हो गया, and then you need a break to breathe, So where to take that comes with the experience again. That drop needs to be, put in right place. Wow. Otherwise, if that is not in a right place, then song में सब वो जो आपने क्रिएट किया इम्पैक्ट वो पूरा निकल जाएगा, इम्पैक्ट टू होल्ड ऑन. तो आपके हिसाब से आपकी सबसे अच्छी क्रिएशन क्या है? विच सॉन्ग, अगर आप म्यूजिक कंपोजिशन की बात करेंगे आपके हिसाब से? 2 songs very close to me. One is ही अनोखी घाट, मराठी गाना है जो इतना अप्रिशिएट हुआ था. महेश मांजरेकर सर के फिल्म का गाना है वो, पांगरून. ब्यूटीफुल फिल्म एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग. वो बहुत मराठी में बहुत लोगों ने उसको प्यार दिया. एंड देन रिसेंटली मैंने एक गाना किया था, राजा राजा, फॉर माई यूट्यूब अगेन. राजा दैट वॉज माई फर्स्ट सॉन्ग फॉर माई यूट्यूब ओरिजिनल्स, हितेश मोडक ओरिजिनल्स. एंड the way we shot that song and everything, what we wanted to do, you should check it out for sure. You will love it. लव टू. एक्चुअली मैंने आपका साउंड भी सुना है. आई फील इट्स वेरी वेरी ओरिजिनल. Thank you. तो उसकी मेकिंग में वर्सेस लेट्स से अगर आपने जो पुराने पिछले वाले गानों पे काम किया है, इसमें ऐसा क्या डिफरेंट लगा आपको? You feel that maturity, जैसे प्रैक्टिस कर करके आप ऐसे, आपको तराशा जाता है ना ऐसे एकदम, मतलब आप एक्सपीरियंस के साथ एकदम मंजे हुए बन जाते हो. वैसा ही म्यूज़िक है. आप जितना करते जाते हो उतना आप बहुत स्ट्रांग और बहुत
ऐसे साउंड परफेक्ट होते जाते हो आप. सो at that point I was creatively so satisfied that I wanted to do this kind of stuff, you know. Sometimes क्या होता है, विजुअल स्ट्रॉन्ग रहते हैं, गाना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता. कभी गाना स्ट्रॉन्ग रहता है, विजुअल स्ट्रॉन्ग नहीं रहते. इस टाइम वी मेड श्योर दैट द बोथ द थिंग्स आर बैलेंस्ड एंड वी हैड फन डूइंग दैट. फैंटास्टिक. ये एक्चुअली फ़न पे आपने बहुत अच्छी बात की, बिकॉज अगर म्यूज़िक में आपने जैसे बताया अगर फ़न और एक्सपीरियंस नहीं आ रहा तो क्या जॉय होगा. बिसाइड्स म्यूज़िक आपको और कहाँ फ़न और जॉय मिलता है लाइफ में? यार अभी वो तो एक्सप्लोर नहीं किया मैंने अभी तक. एम आई टू लेट? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. नहीं, फिलहाल तो मेरा दिन चला ही जाता है, म्यूजिक में ही चला जाता है. क्या करे क्या करे क्या करे, टाइम कम पड़ जाता है मेरे को. अभी आप बता रहे थे अभी आप एक रीसेंट प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हो, रात के 2-3 बज गए. हाँ, श्रेयस सरपति सर की फिल्म है और आई कॉल हिम भाऊ. एंड भाऊ मीन्स ब्रदर. भाऊ मीन्स ब्रदर. ओके. So I've been working on his film right now, and I guess Ahmad Khan sir is going to choreograph the song. So again, it is a Devi song, and it is that kind of a song, larger than life, with a lot of huge percussions in it. Yeah, so I'm very excited for that song. दिस इज द सेकंड देवी सॉन्ग. Yeah. तो एकदम से ये आपको एक पैटर्न बनता हो नज़र आ रहा है देवी सॉन्ग्स का अपनी लाइफ में? Yeah, I know. Maybe that is a intuition and her indication you can say. But आते हैं पहले भी मैंने एक नहीं, वो देवी का नहीं था, वो शिवाजी महाराज का था, which got viral again. देह पे टू दे. These songs are like always trending on Instagram. So I'm very excited for this song, new song. न्यू सॉन्ग. एंड लोग नॉर्मली कहते हैं कि जब वो भगवान की चीज़ें करने लग जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी थोड़ा बहुत करने लग जाते हैं, नॉर्मली इससे पहले कोई एक इवेंट होता है या कोई लाइफ में चेंज होता है. कुछ ऐसा आपकी लाइफ में भी? हाँ यार, एक्चुअली मुझे हार्ट अटैक आया था एक 1.5-2 साल पहले. 2024 में? 2024 में हार्ट अटैक आया और दैट चेंज्ड माई लाइफ. मतलब आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि यार मैं तो जिम जा रहा था, मैं वर्कआउट कर रहा था, मैं स्विमिंग कर रहा था, मैं हेल्दी खा रहा था, और कभी ऐसा एक्सेप्टेंस नहीं होगा कि यार आपको हार्ट अटैक आ सकता है, यू नो. तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट कि यार मुझे हार्ट अटैक आ सकता है. हम दिन आ गया, बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैं बच गया अच्छे से. तो जब आपको हार्ट अटैक आया उस टाइम आप कहाँ पे थे? I was in my studio only, home studio. I was working on a film, Mahesh Manjrekar's film called Niravati. I was working on that. And then what happened? Suddenly, around 4:30, I started getting pain in my chest. But I don't know, somehow I was prepared कि यार ये मतलब लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं लोग कि यार एसिडिटी हुई है क्या, because it starts with that intensity कि यार मे बी. और सब म्यूजिशियन आर्टिस्ट लोगों को एसिडिटी होती रहती है, रात भर काम करते हैं, सोते नहीं है, चाय भी होती है. हाँ, चाय भी चलती रहती है, तो एसिडिटी तो होती है. तो मुझे भी वैसे ही, बट विद इन लाइक 5 minutes आई वॉज रेडी कि बॉस ये हार्ट अटैक है, लेट्स गो टू द डॉक्टर. या विद इन 5 आई डिडंट टेक अ चांस. हम लोग गए हॉस्पिटल में, वहाँ पे पता चला ब्लॉकेज है. एंड देन पर आप तो बिल्कुल सब साफ खा रहे थे, आपने बोला कि एक्सरसाइज हाँ भी कर यार. रहे थे, तो क्या पॉसिबल रीज़न? पॉसिबल रीज़न अभी अनऑफिशियल रीज़न तो बहुत है, बट दे से दैट इट इज़ अ लाइफ स्टाइल अगेन, दैट यू डोंट स्लीप एंड बिकॉज आई हार्डली यूज्ड टू स्लीप, होल नाइट आई यूज्ड टू वर्क. एंड द नाइट स्लीप इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ. अभी पता चला ये. Whole of my life I was working whole night. I used to sleep in the morning 6 o'clock, 6 to 10 I guess. That's it. That was my 4 hours sleep. तो आपका रूटीन यही था. 11 बजे से again I was in the studio. I was workaholic. I was crazy. अब तो फिर इतना चमक रहे हो 6 से 10 करने के बाद ही. यार ये तो गलत बात हो गई.
No, on a serious note. अच्छा, wow, 6 to 10. Then, so what changed after that incident? Yeah, I started मतलब आपने आई बोला वाज पूरी लाइफ. ऑलरेडी सभी तो मतलब हेल्दी था, वर्कआउट था, स्विम था, ये था वो था. अभी आई चेंज्ड द वे आई ईट नाउ. Hmm. नो ऑयली स्टफ, नो फ्राइड स्टफ, लेस शुगर, लेस सॉल्ट, एंड सम मोर म्यूजिक Some more music. to heal me from inside. I think music heals you inside out. Totally agree. I could recover so fast because of music, I feel. Yeah. Hmm. अब आप सो टाइम पे रहे हो. अभी अभी सो जाता हूँ रात को. क्योंकि सारी चीजें तो बोल दी आपने, नींद का बोला नहीं. नहीं, अभी रात को सो जाता हूँ. अभी मैं अभी देर इज आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क. रात को सोता हूँ, सुबह उठ के काम करता हूँ. ये तो लाइफस्टाइल चेंज थोड़े हो गए. आपका कुछ नजरिया बदला आफ्टर दैट? नज़रिया ऐसे बदला कि जिस दिन में मुझे हार्ट अटैक आया, उस दिन मेरे बहुत प्लान्स थे. मतलब 2 मीटिंग्स थे. एक फ्री फायर इंडिया का इंटरनेशनल ट्रैक करना था, उसका प्रेजेंटेशन था, और भी 2-3 काम थे. और सडनली हार्ट अटैक आ गया. उससे कट टू फ्रॉम स्टूडियोज आई वॉज इन हॉस्पिटल रूम. सो मुझे तभी पता चला कि नो पॉइंट ऑफ मेकिंग एनी प्लान्स फॉर फ्यूचर. आप अभी के लिए जी लो, उतना ही काफ़ी है. आप अगर कुछ प्लान कर रहे हो, मैं सेविंग्स करके रखता हूँ, मैं ये एफडीज करता हूँ, मैं ये गाड़ी लेनी है, वो घर लेना है, आप घर से निकलोगे कुछ हो जाएगा, मामला ख़त्म. इसके लिए आप जी लो अभी, अभी के लिए बस. इतना ही चेंज हुआ है मेरे में. ट्रस्ट मी, मुझे हार्ट अटैक आएगा ये किसी ने नहीं सोचा था. नो, अभी मुझे लग रहा है कि यू स्टिल फील कि यार मुझे कैसे हो सकता. मुझे कैसे हो सकता है यार ऐसा ऐसा. तो इतना प्लान्स और ये सब करके कोई मतलब नहीं है यार. आप सिर्फ अभी के लिए जियो, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके अराउंड जो लोग हैं ना, उनको खुश रखो. दैट्स इट. ये इतना ही मैटर करता है. ट्राई नॉट टू हर्ट एनी वन. दैट्स इट. बिकॉज आप जब व्हेन यू आर ऑन डेथ बेड ना, आपको यही सब चीज़ें याद आती है कि यार मैंने इसको हर्ट कर दिया, मैंने उसको हर्ट किया, मैंने ये किया. सब जो नई जो चीज़ें वो सब याद आती है तभी. दैट चेंज्ड माई लाइफ. क्या आप बोलोगे कि, आई नो शायद कहना मुश्किल हो, बट आप क्या फिर भी बोलोगे कि अच्छा ही हुआ उससे मेरी लाइफ और आगे 100% अच्छा हुआ. यू नो कि ये शायद चीज़ें, ये चीज़ें कभी कोई समझा नहीं सकता आपको. जो वो एक इंसिडेंट, वो एक एक्सीडेंट या इंसिडेंट जो भी बोलो आप, उसने मेरे को सिखा दिया कि आज मेरे प्लान्स ये थे वो थे वो थे. कुछ नहीं है यार. अभी तो निकल जाता था. अगर मैं हॉस्पिटल में पहुंचता नहीं ना, तो मैं तो निकल ही गया था ना. फिर तो प्लान्स गए पानी में. सब पानी में गया. फिर क्या प्लान्स करोगे और क्या करोगे. अभी क्या है, अभी हम लोग दोनों बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, मस्त चाय पी रहे हैं. चाहे तो आप पी रहे हो, मेरा नंबर आएगा अभी. बस इतना ही लाइफ है. यही लाइफ है. इधर से जाने के बाद ये यहाँ पे क्या होगा ये किसी को पता नहीं. बस तो एंजॉय करो. इस मोमेंट को एंजॉय करना बहुत या जरूरी बस. है. और ये जो मुझे बहुत फिल्मी लगता था ये, कि यार कल हो ना हो, ये मोमेंट है, इसको जी लो. ये एक्चुअली सच है बाय द वे. आप फिर से बोलेंगे जरा? हाँ मतलब ये जो गाने आते हैं, कल हो ना हो, और यही मोमेंट में जी लो, कल क्या होगा किसको पता, ये एक्चुअली सच है. क्योंकि मेरा एक सर्जरी होने के बाद भी 4-5 महीने बाद मुझे वापस पेन आया था. एंड आई स्टार्टेड लिसनिंग टू माई बॉडी. तब मुझे वापस हम लोग गए डॉक्टर के पास, वापस एंजियोग्राफी किया, तो पता चला कि और 4 ब्लॉकेजेस है. आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स अगेन आई गॉट 4 ब्लॉकेजेस. तभी मैं समझ गया आप कुछ नहीं कर सकते. और बॉडी भी कुछ कहने जा रही है. हाँ दैट्स इट. तो जितना हो सकता है आप जियो, मस्त काम करो, एंजॉय करो, और अपने लोगों को खुश रखो. दैट्स इट. बाकी वो सब प्लान छोड़ दो कि मेरे को 6 BHK लेना है, 7 BHK लेना है, ये लेना है, वो लेना है. वो आप कुछ नहीं कर सकते.
पता नहीं आज के एपिसोड में लाइव बातें बहुत हो रही है। एक मैंने म्यूज़िक में एक सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन आते हुए देखा है बड़ी दूर से, स्पेशली बिकॉज ऑफ आई थिंक OTT टेक्नोलॉजी कमिंग इन। मुझे पर्सनली लगता है कि जस्ट मे बी 1 or 2 years बिफोर कोविड और उसके बाद द म्यूज़िक क्वालिटी हैज़ लाइक कम्प्लीटली चेंज्ड इन इंडिया। बहुत ही अच्छा म्यूज़िक ओरिजिनल बहुत ज़्यादा आ रहा है, स्पेशली OTT में भी। वेब सीरीज़ में भी जो बैकग्राउंड स्कोर हो रहा है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। इसमें टेक्नोलॉजी का कितना रोल आपको दिख रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि और न्यू टैलेंट्स को भी मौका दिया जा रहा है? न्यू टैलेंट्स को भी मौका मिल रहा है ना, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लग रहा है पहले के ज़माने में टैलेंट रुकता था, मतलब लोग रुकते थे कि अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए, कि यार कब मुझे बॉलीवुड फिल्म मिलेगी और कब मैं प्रूव करने बैठूंगा और कब गाने बनाऊंगा या म्यूज़िक बनाऊंगा। आज वो नहीं है ना। आपको लग रहा है आप टैलेंटेड है, आप गाने बना सकते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल खोलते हो और अपना यू पुट आउट योर स्टफ देयर, और जिसको सुनना है वो सुनेगा। ऑडियंस, यू मेक योर ओन ऑडियंस। दैट्स हाउ इसके लिए ये अच्छा म्यूजिक आने लग गया है, अच्छे लोग आने लग गए, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स अभी बहुत इजीली अवेलेबल हो गए हैं अभी। Some people, they put it out through Instagram also. They sing, they put it out, and then maybe composers like us, they hear some new talent and somebody who's incredible. We text them, DM them that I like your stuff, let's collab. That is so easy now. पहले ये नहीं था। पहले नहीं था। Yeah. एंड इसमें आजकल म्यूजिक कंपोजर्स लाइक योरसेल्फ एंड बाकी और भी नेम्स आर बी यूजिंग अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी नाउ मच बेटर। What do you mean by technology? Are you trying to say AI? AI. I mean, how do I put it? AI, if you use it in a right way for writing, I mean, it is not bad. I mean, when you have to do a presentation, suppose, there in that presentation or making demo, you don't get paid. Yeah. So if you want to make a chorus section, choir section, so how do you call people? You won't be able to call people and pay them right up front. So you go on some app, AI app, AI and then you put your instrument and ask prompt to that app that I need a chorus section, and that gives you a whole chorus section. But that you can do it for presentation purpose, for demo purpose. Once you get paid, then it is your job, and then the musician inside you should have that dignity to call real people and get them paid and get them work, rather than only using that AI sound. AI Yeah. sound. What do you think? Do you agree? नहीं, आपकी बात सही है, क्योंकि हम भी अपनी इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ AI यूज़ कर रहे हैं, बट असली फिर लॉयर वही होता है जो अपने खुद का स्किल सेट और टैलेंट यूज़ करेगा। Correct. Because there are limitations still. In AI also, there are limitations. एंड स्टिल अभी भी शायद वो टेक्नोलॉजी आज की डेट में उस लेवल पे भी नहीं पहुंची होगी, Correct. स्पेशली फॉर म्यूजिशियंस अगर हम बोले तो। Yeah. नहीं, मतलब I still prefer, to make it. It sounds very, how do I put it? It sounds like video game to me. अच्छा, ये Yeah. I mean, I can make out it is AI made, If any real musician makes the music, you can make out the sound, impact, It is very real, very organic. That you don't feel it from AI. तो अगर आप 2 मिनट में मुझे अगर म्यूजिक क्रिएशन या कॉम्पोजिशन का प्रोसेस समझाना चाहते हैं तो किस तरीके से फ्लो करता है स्टार्ट टू एंड? So, most of the time when composer thinks of a song, he gets the tune first. And then you get a lyrics writer, good, who can write some good words in it. Then you will give that tune to a lyrics writer. He will write some beautiful words according to your brief. If the song is a romantic song, if the song is a betrayal song, whatever your brief is, writer will write on it. And then you will get a singer to sing. Yeah. And then once that is done, the voice process is complete, then you get a good arranger. In my case, I only arrange the song and produce. So what arranger does is,
पुट अ राइट साउंड, यू नो, कि ये ट्रैक को फ्लूट अच्छा लगेगा, तो ही विल डिसाइड कि इस पे फ्लूट डालना है या स्ट्रिंग्स डालना है या पियानो डालना है. दैट अरेंजर डिसाइड्स. तो उन सब इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है. कि उस आपके मेंटली माइंड में साउंड कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए. Correct. For that, you need to listen to lot of and good music. Your musical diet needs to be very strong. एंड देन उसके बाद Then you arrange कर दिया, उसको proper produce किया. Produce as in sound की depth, ये वो, कि sound proper कर रहा है, full sound कर रहा है. Put drums and everything and then mix it. Then you give it to a engineer who mixes, you know. Then he will mix the song for you, make it sound very big and very nice and fat and everything, however you need. And then he will make it according to that, and then you put it out. It is a process. इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस. Yeah. कितना टाइम लग जाता होगा एक ऐसे सॉन्ग? Depends. Sir. In my case, people say that they need a week or 2 weeks. In my case, I make in 2 hours, 3 hours. Momo ke dhage I programmed in like 2 hours. तो आपको लिरिक्स मिल गए थे उस टाइम Yeah. एंड आपको धुन भी मिल गई थी, फिर आपने अरेंज करके Ready. रेडी. मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स, मतलब अभी बैठ गया, अभी भी लोग बोलते हैं 1 हफ्ता चाहिए गाना अगर किसी अरेंजर को आपको देना है तो, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज समबडी एल्सेस बेबी एंड यू नो टू गेट हैंग ऑफ दैट म्यूजिक ऑल्सो, दैट ट्यून ऑल्सो, यू नीड टाइम टू प्रोसेस what melody is saying, you know. And then you have to enhance that melody, so you need to understand. In my case, because it is coming from me, the tune, so I know the sense of it, and then just go for it, and हो जाता है. हो जाता है. हो जाता है. तो कभी आपको लगा कि जो आपने बचपन में हाँ. वो हारमोनियम स्टेज या ट्रेन के बीच में या जो भी म्यूजिशियन का रोल बैकग्राउंड में किया, ऑल दैट इज हेल्पिंग यू टुडे टू लाइक डू इट इन 2 hours? कुछ एक्सपीरियंस भी तो होगा. Experience, yeah, I mean the life experience, yeah, that teaches you. And not every song take 2 hours. Some songs, they in real, like you keep on working. There are drafts. There are songs which took like 100 drafts. Still you are not satisfied. So that is again process. Yeah. Some songs get like this कि यार हो गया. कुछ गाने, लखा भाई का गाना अभी ये जो आप बोल रहे थे, ये गाना मुझे अभी 3-4 महीने हो गए यार, कर ही रहा हूँ. Never ending process actually, till it, you know, gets out. You still want to do something. यार ये कर सकता था, वो कर सकता था. वाओ. तो इस आई नो एक क्रिएटिव प्रोसेस है एंड इसमें हमेशा एक बात होती है कि क्रिएटिव लोगों को थोड़ा फ्रीडम चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए. तो आपके हिसाब से क्रिएटिव प्रोसेस में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आर्ट, टैलेंट या डिसिप्लिन ऑफ डूइंग इट ओवर एंड ओवर? आई थिंक डिसिप्लिन तो यार ये बोलूँगा तो ऐसा, मतलब ऐसा लगेगा कि पॉडकास्ट के लिए बोल रहा हूँ. डिसिप्लिन तो हो ही नहीं सकता है. नहीं हो सकता डिसिप्लिन. अगेन वही है ना कि रूटीन नहीं हो सकता. इफ आई थिंक ना कि आई वांट टू डू अ सॉन्ग, आई वांट टू मेक अ सॉन्ग, आई वोंट बी एबल टू मेक इट. आई टेल यू व्हाई. क्रिएटिविटी बिलोंग्स टू क्रिएटर, दैट इज गॉड. आप कहाँ पे जाते हो ना, सपोज आप किसी मीटिंग में गए या कहाँ पे भी गए, आप आपका मोबाइल लेने के लिए कभी आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये आपका है. आप हमेशा, अभी मेरा ये इंटरव्यू हो गया, मैं ये मोबाइल लेके निकल जाऊंगा क्योंकि वो मेरा है. हम लोग जब एक ट्यून आता है ना दिमाग में, जहन में, कहाँ पे, ये जब एक ट्यून आता है तो हम लोग फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन करते हैं. क्यों? अगर वो, इफ दैट बिलोंग्स टू यू, देन वाई यू नीड टू रिकॉर्ड एंड कीप इट सेफ? वाई कांट यू रिमेंबर आफ्टर 10 minutes? Why are you recording? You never know when God is there in the house, you know, they say that. तो क्रिएटिविटी और ये जो ट्यून जो आमद आती है, ये उसकी है. तो आप एट द मोस्ट उसको ब्लेसिंग की तरह ले सकते हैं,
उसको रिकॉर्ड करके हम लोग रखते हैं सो दैट ये वापस याद नहीं आएगा। याद नहीं आया, एग्जैक्टली ऐसे नहीं आया। ये एग्जैक्टली ऐसा याद नहीं आएगा, नहीं याद ही नहीं आएगा, कुछ दूसरा आएगा लेकिन ये नहीं आएगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, जो अपनी चीज़ रहती है वो हमेशा याद रहती है। ये अपनी चीज़ नहीं है, ये किधर और से आती है और ये किधर और जाती है। आप सिर्फ एक जरिया हो। सो आप ये सब चीज़ों पे क्लेम नहीं कर सकते कि ये मैं इतने देर में कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। जब आप सोच के बैठो करने के लिए कि मुझे आज ये करना है, मुझे गाना बनाना है, कुछ नहीं आएगा। यूट्यूब पे वीडियो देख के टाइम निकालोगे। तो फिर जब ये इंस्पिरेशन नहीं आती तो आप क्या प्रोसेस फॉलो करते हो? जब नहीं आती तभी कुछ नहीं, फनी वीडियोस देखता हूँ। कौन सी लेटेस्ट फनी वीडियो? सलाह हवा या उदा देखता हूँ, फिर वो रील्स देखता हूँ इंस्टाग्राम पे। कभी कभी वो फनी रील्स आते हैं कुछ ना, भयंकर हंसता हूँ, मैं भूल ही जाता हूँ कौन हूँ क्या हूँ। फिर रैंडमली कुछ आइडिया आता है देख के। यू कैंट फोर्स योर सेल्फ टू मेक म्यूजिक। तो एक नाउ अब आपको काफ़ी टाइम हो गया म्यूज़िक कंपोज करते हुए। मुझे ये समझना था म्यूज़िक कंपोजिशन की इकोनॉमिक्स। ये मैंने कहीं पढ़ा था काफ़ी टाइम पहले कि म्यूज़िक कंपोजिशन की इज़ लाइक अ हिडन इंडस्ट्री, द म्यूज़िक बिहाइंड द म्यूज़िक। तो उसमें एज अ इंडस्ट्री, एज प्रोफेशनल्स, वहाँ पे आपको कभी फील हुआ है कि यार म्यूज़िक कंपोजर्स आर इग्नोर्ड या फिर इनको ढंग से पे नहीं मिलती? ऐसा भी होता है? और 100% होता है यार, 100% होता है। when there are big productions like Yashraj and all, they take care of you like baby. they make sure that you get paid well. आपको जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा मिलता है, सब सब प्रॉपर। मतलब ये जो बड़े प्रोडक्शंस है, ये सब लोग बहुत अच्छे से पे करते हैं सब। मतलब बाकी यार मोस्ट ऑफ द टाइम कंपोजर्स है ना, कंपोजर्स को दे सफ़र यार, दे डोंट गेट इनफ मनी। एंड इन माई केस तो क्या होता है, बिकॉज माई सेल्फ आई एम अरेंजर एंड प्रोग्रामर, तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे कंसिडर दैट यही अरेंजर प्रोड्यूस कर लेगा, तो अरेंजमेंट का भी पैसा मिलता नहीं है कभी कभी। बट देन यू गेट दैट वर्क सेटिस्फैक्शन, सो यू हैव टू डिसाइड sometimes that either you work for money or you work for work. My guru used to tell me that when you earn you don't learn, and when you learn you don't earn. बट थैंक्स, नहीं बहुत बहुत अच्छा बोला उन्होंने। बट थैंक्स टू सोशल मीडिया नाउ अब दोनों एक साथ Correct. का इंटरसेक्शन एक पॉसिबल हो गया है हो गया कि आपको क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी मिल रही है, चाहे वो परफॉर्म करे ना करे, बट शायद हो सकता है अच्छा परफॉर्म कर जाए और वायरल हो जाए जैसे आप बता रहे थे। करेक्ट चल जाती है चीज़ें। एंड देन वो चीज़ें देख के आपको प्रोडक्शन हाउसेस बुलाते हैं, एंड देन यू गेट गुड मनी, गुड वर्क। या तो आपने कभी जब आप म्यूज़िक कंपोज कर रहे होते हो तो उसमें कोई ऐसा हुक या कोई रिदम आप इंट्रोड्यूस करते हो जो लगता है कि यार ये चीज़ वायरल हो सकती है? आप उस पर्सपेक्टिव से भी सोचते हो? नहीं, मैं नहीं सोचता वैसे ऑनेस्टली। नहीं। बट देन आपका मोटो क्या होता है? गाना जब आप बनाते हो, आप इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हो 30 सेकंड के लिए, या आप पिक्चर जो कर रहे हो, फिल्म जो कर रहे हो, वो फिल्म को सपोर्ट करे, स्क्रीन प्ले को, उसके लिए म्यूजिक कर रहे हो, या आप इंस्टाग्राम पे म्यूजिक कर रहे हो, या आप यूट्यूब के लिए म्यूजिक कर रहे हो? दैट डिपेंड्स when you are making independent video, independent music, then it is a fearless music. I am not insecure कि मेरा म्यूजिक इंस्टाग्राम पे ट्रेंड होगा कि नहीं होगा। वो बात की बात। वो बात की बात है। आई हैव टू बी हैप्पी यार। इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग होने के लिए तो यार कुछ भी ट्रेंडिंग होता है यार, तो मैं क्या वैसे थोड़ी करूंगा फिर वो बिल्कुल ट्रेंड होने के लिए यार। ट्रेंड होने के लिए खाली मतलब कुछ भी ट्रेंड होता है, फिर क्या करें आप। कुछ भी ट्रेंड हो रहा ये तो बहुत ही कुछ भी ट्रेंड हो रहा है। कुछ भी ट्रेंड होता है, कुछ भी। मतलब दो कुछ आड़े टेढ़े वर्ड बोल दूंगा वो भी ट्रेंड वो हो भी ट्रेंड जाएंगे। हो जाएंगे। So again, that is your choice. You want to be famous by that, or you want to be famous and called, a good musician, or you want to be famous by some good work. That is your choice. अब आपको इतना टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में, आपको क्या लगता है लुकिंग बैक कि एक जो फ्रेश म्यूजिशियन स्टार्ट कर रहा है जर्नी, उसके लिए उसको क्या क्वालिटीज़ पे वर्क करना चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? Again, good music and
डोंट गेट मैड फॉर फेम. आजकल इंस्टाग्राम पे फेमस होना और फॉलोअर्स मिलना, एवरीबडी इज वर्किंग फॉर दैट. आई फील कि मुझे कितने फॉलोअर्स है और मैं कितना फेमस हो रहा हूँ या मेरा कुछ वायरल हो रहा है कि नहीं, इस पे ज़्यादा ध्यान है लोगों का. रादर आई थिंक यू शुड वर्क, मेक सम गुड म्यूजिक जहाँ से लोग आपको रिस्पेक्ट भी करे. कल आपका कुछ भी हिट हो जाएगा, फिर आपको लोग ऐसे कुछ भी ट्रीट करेंगे. हाँ, कुछ भी वायरल, कुछ भी ट्रीट करेंगे. या ऐसा भी नहीं कि एक कुछ हिट हुआ तो फिर बाकी के सब गाने वैसे ही वही फॉर्मूला पे चलते रहे कि ये मेरा एक फॉर्मूला हिट हो गया, अभी मैं उस पे ही सब बनाते रहूँ. फिर फाइनली लोग आके वही प्लेटफॉर्म पे आपको नीचे कमेंट में लिखते हैं कि भाई बस कर, अभी कितना सेम बनाएगा, अभी दूसरा कुछ कर. लकीली आपने तो ऐसा नहीं सुना अभी नहीं, तक. मैं कर ही नहीं सकता. मैं कर ही नहीं सकते. आपकी जो जर्नी से जो मुझे समझ आ रहे थे इसकी म्यूजिक ने आपको बहुत कुछ दिया. या तो अदर देन म्यूजिक आपको और क्या लाइफ से सीखने को मिला बिकॉज ऑफ म्यूजिक, थ्रू म्यूजिक? यार, म्यूजिक की वजह से मुझे व्हाट नॉट टू डू ये ज़्यादा सीखने मिला लाइफ में. अच्छा, या व्हाट नॉट टू जैसे डू, जैसे एग्जाम्पल? लोगों को हर्ट नहीं करना चाहिए, लोगों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए. अगर आप किसी को दोस्त बोलते हो तो दोस्ती निभाओ उससे, नहीं तो मत ही बोलो. नहीं तो दोस्त मत बोलो, कलीग्स बोलो. कलीग्स. है कि नहीं? मतलब मेरा दोस्त है, मैं तेरे से काम सिर्फ निकालते रहूँगा, निकालते रहूँगा, निकालते रहूँगा, तेरा फ़ायदा उठाते रहूँगा. ये दोस्ती नहीं है. मुझे लगा लोगों को हर्ट मत करो, मिस यूज़ मत करो. ये सीखने मिला है मुझे. कभी ऐसा हुआ है कि आपने किया मिसयूज या आप मिसयूज हुए? मैं ऐसा? मिस यूज़ हुआ, सब बहुत बार हुआ है, बहुत बहुत होता है. क्या करें, इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ. लोग अपनी साइड सुनने के लिए कोई बैठा नहीं है. व्हाट यू हैव टू गो थ्रू ऑल द मेस एंड स्ट्रेस. तो दैट्स हाउ यू लर्न यार. ऐसी कोई स्टोरी माइंड में आती है, कोई पुराना इंसिडेंट? है, लेकिन बोल नहीं सकता ना कैमरा पे. कैमरा बंद होने के बाद बोलूंगा बहुत स्टोरीज आपको. सॉरी गाइस, दिस इज सेंसर्ड स्टफ देन. एक काम आना बंद हो जाएगा यार. हाँ, काम आना बंद हो जाएगा. नहीं नहीं, देवियाँ हैं आपके साथ, आपको काम ही काम आएगा. जिस तरीके से आप दिल से सोच रहे हैं, एक्चुअली मुझे भी बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है. मुझे बैठे बैठे खुद इतनी वैलिडेशन मिल रही है कि हाँ यार, दिल हम बहुत इग्नोर करते हैं दिल को, और बहुत ज़्यादा माइंड में भी रहते हैं. हाँ, मैं एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ आपको. एक छोटी सी चीज़ है, आप कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ ये चीज़ पे ध्यान दो लाइफ में. आपको जब भी जिसकी याद आती है ना, आप बिंदास कॉल करके बात करो. आप रैंडमली ये करना शुरू करो, देखो आपको कितना अच्छा लगता है. आपको जब भी समझो किसी की याद आई, रादर देन टेक्सटिंग और सीधा स्क्रोलिंग, आप हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी की याद आई है तो भी हम लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या कुछ भी कर रहे हैं. फ़ोन लगाओ उसको और रैंडमली बात करो, देखो कितना मज़ा आता है. आई स्टार्टेड डूइंग दिस. मज़ा आता है. ये आपने कब से शुरू किया? अभी शुरू किया है रिसेंटली. मेरी एक फ्रेंड मुझे मिली अभी, एक गाने के लिए आई थी, ये लखाबाई में. उसने मुझे उस दिन रैंडमली बोला कि यार आजकल मैं लोगों को सीधा फ़ोन करना शुरू कर दिया. यार लोग ही नहीं है मुंबई में बात करने के लिए, मालूम है आपको. सब लोग इतने बिजी है, कोई किसी से काम के बिना बात ही नहीं करते. आप सिर्फ रैंडमली किसी को फ़ोन करके बात करो, यार तेरी याद आई, आज तेरे को कॉल किया. जो हम बचपन में कहते थे बक करते हैं. हाँ, कितना मज़ा आता है, कितना स्ट्रेस कम होता है. कम होता है, बहुत साइंटिफिकली प्रूवन भी है ये. कितना स्ट्रेस मेरा कम हो जाता है यार, कि यार अरे यार अच्छा लगा यार, स्कूल के फ्रेंड को फ़ोन कर लिया. तभी हम लोग बहुत गरीब थे, बट वो सब ऐसा बातें याद आती है, मज़ा आता है यार बात करने के लिए. किसी से भी कॉल करके बात कर लेता हूँ अभी, मज़ा आता है. आपने एक्चुअली हितेश दो एक्सट्रीम चीज़ें देखी हैं, उस लेवल की गरीबी और आज की जो आप सक्सेस एंजॉय कर रहे हो. लुकिंग बैक, उस मोमेंट में भी क्या अच्छा लगता था?
उस मोमेंट पे। और अभी भी एक चीज़ कॉमन है मेरे में, फायर और पैशन। फायर। अंदर फायर तो था, कोई भी चीज़ छोड़ता नहीं था मैं। फायर तो ऐसे पागल जैसे फायर था। एक बार टीचर ने मेरे को खड़ा किया था। फायर कर दिया आपने उनको? नहीं नहीं, मैंने मेरे को बोला कि ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा तो जॉब नहीं मिलेगा, ट्रेन में फर्स्ट क्लास में नहीं जा सकता है, ये नहीं होएगा, फर्स्ट क्लास का पास चाहिए तो इतना स्टडी करना पड़ेगा, इतना कमाई करना पड़ेगा तो तू ट्रेन का फर्स्ट क्लास का पास खरीद सकता है। लॉजिक, माइंड। हाँ, तो मैं बोला मेरे को नहीं चाहिए फर्स्ट क्लास का पास, मैं अपनी गाड़ी में घूमूंगा। ओह। तो तभी से ऐसा पागल था मैं। तो अब ये रील उनको भेजनी है इसके बाद? नहीं, शी नोज मी, मैं जाके मिलता भी हूँ उनको, मिलते हैं। हंसते हैं बहुत। कभी कभार वो लर्निंग सबसे अच्छी होती है, हाँ, इनोसेंट लर्निंग। इनोसेंट लर्निंग्स। या और लुकिंग बैक एट दैट यंग हितेश, आप उससे क्या कहना चाहोगे कि अगर वो लेट्स से अपनी जर्नी शुरू कर रहा मतलब उसको थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं एक्चुअली, है? वाओ। कि मानना पड़ेगा यार, सोने के लिए जगह नहीं था, गार्डन में सोता था, रोड पे सोया है, रिक्शा में सोया है ओह। बहुत, और हार नहीं माना। बहुत बेइज्जती, बहुत गालियाँ खाई, बेइज्जती खाई, मार खाया लोगों से, लेकिन कभी ऐसा रुका नहीं। उसके लिए थैंक यू बोलना है यार, वो नहीं होता तो इधर तक पहुंचता नहीं। बहुत डिफिकल्ट था वो। आज अगर वैसा करना पड़ता तो बहुत मुश्किल होएगा, लेकिन उस टाइम पे आई हैड नथिंग टू लूज एंड पता नहीं था क्या होने वाला है या इस मुकाम तक ऐसे भगवान पहुंचाएगा। बट वो पैशन था कि ये सबसे अलग होने का है मुझे, ये सबसे, और कुछ बहुत बड़ा नाम करना, ये भी एक था मेरे में। और बहुत मेहनत हुआ, बहुत ज़्यादा। रिक्शा में सोया हूँ, बारिश में, घर में जगह नहीं होती थी, 4 लोग सो नहीं पाते थे। आपने बताया 4x4। 4x4 का घर, 4x5x5 का घर, और सोने के लिए जगह नहीं, कुछ नहीं, करे क्या आदमी। और अब जब आपके माँ बाप देखते हैं कि आपकी खुद की जगह है ये सब, तो कैसा लगता बहुत खुश होते हैं, बहुत प्राउड फील होता है उनको। एंड अच्छा लगता है। अभी जो था उससे थोड़ा सा बेटर हूँ। अब आगे का क्या प्लान है? वैसे ही कुछ पागलपन करने का है, छोड़ूंगा नहीं। अभी साउथ तक पहुंचने का है काम करने के लिए। साउथ पे काफ़ी आजकल लोगों का अच्छा फोकस आ रहा है। काम होता है उधर, अप्रिशिएट करते हैं म्यूजिशियंस को, टेक्नीशियंस को, उधर रिस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। उधर काम करना है अभी मेरे को, अभी मैंने डिसाइड कर लिया है। नहीं हो गया डिसीजन तो फिर आ ही जाएगा। हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया तो मैं पहुंच ही जाऊंगा उधर। तो भाइयों बहनों, आंधी तूफान आ रहा है आपके सामने, वहाँ दिख के बोलना है। आ ही रहा हूँ, आ ही रहा हूँ। एक लास्ट में एक क्विक रैपिड फायर करना था आपसे, जिसमें मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछूंगा, जो भी माइंड में या दिल में पहले आए, जो आई भी एम नॉट लफ्ज गुड एट इट बट आई विल ट्राई। ट्राई। ठीक है। नो प्रॉब्लम। ये आपकी टेरिटरी में, आप ये आराम से खेल लोगे। ओके। मेलोडी या रिदम? रिदम। क्यों? आई लव रिदम। रिदम इज द फ्यूचर। मेलोडीज, मेलोडीज मतलब ठीक है, सब सुनते हैं, ये है वो है, मेलोडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्रिएशन में रिदम अभी रिदम बहुत एक्सप्लोर करना और भी बाकी है, बहुत बाकी। बहुत बाकी है। सो रिदम। लाइव ऑर्केस्ट्रा या डिजिटल प्रोडक्शन? लाइव ऑर्केस्ट्रा यार, नो डाउट। नो डाउट अबाउट इट। ये थोड़ा टफ होगा, पर आप बताओ, बैकग्राउंड स्कोर या सॉन्ग्स? सॉन्ग्स, आई लव डूइंग सॉन्ग्स। एक कंपोज़र जिनसे आपने बहुत इम्पोर्टेंट सीखा कुछ? ए आर रहमान सर, मतलब वही डिटेलिंग, डिटेलिंग एंड द वे ही लुक्स एट द सॉन्ग, आई लव हिज वे ऑफ वर्किंग। ही इज़ अ फुल टेक्नीशियन। ही इज अ कंप्लीट म्यूजिशियन, कंप्लीट म्यूजिशियन। वो भी काफ़ी टाइम लगता है पहुंचने में। या
एक सॉन्ग जिसको आपको सुन के लगा यार ये शायद मुझे कंपोज करना चाहिए था, बेटर हो जाता, बेटर हो जाता नहीं, अलग होता, अलग ऐसा। होता, बेटर तो है हाँ अलग होता। ऐसा तो यार मैंने सोचा नहीं, लेकिन कौन सा गाना बोलूं? कोई भी बोल दो आप। हम्म, बहुत सारे गाने हैं यार, दिमाग में ऐसा एक गाना नहीं आता है। 2 बता दो आप। किसी और कंपोजर का ना, मेरे डोलना, प्रीतम का। मेरे ढूंढना। एंड सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आपके लिए कौन सा रहा? सबसे चैलेंजिंग एक फिल्म किया था मैंने, हर हर महादेव, हर हर महादेव, मराठी, शिवाजी महाराज के ऊपर था। दैट वाज वे चैलेंजिंग देन आई थॉट। वाह। उसमें पहली बार सिड श्रीराम ने गाना गाया था शिवाजी महाराज के लिए। साउथ का सबसे बड़ा सिंगर सिड श्रीराम, जिसने श्रीवल्ली गाना गाया। बिल्कुल। एंड एक क्वेश्चन जो मैं सबसे एंड में पूछता ही हूँ कि अगर लोग आपको 20-30 साल बाद याद रखना चाहे तो एक क्या चीज़ है जिसके बारे में वो आपके बारे में बात करें? बात करें कि बहुत फेयरलेस आदमी था, बस। बाकी Fearless म्यूजिक रहेगा, आदमी चला जाएगा, ठीक है, सब आते हैं जाते हैं, बट फेयरलेस आदमी था, फेयरलेस म्यूजिशियन था, जो काम में भी दिखना चाहिए, आई फील। fearless and full of fire Yeah. and passion। एक कुछ आप हमारे ऑडियंस से दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, कोई लास्ट मैसेज? लास्ट मैसेज, आई थिंक फॉलो योर हार्ट, एंड कोई ऐसी चीज़ें बाकी मत रखो लाइफ में कि मुझे ये करनी है वो करनी है। अभी कर लो, अभी कर लो, क्योंकि ये जो करने वाली चीज़ें रहते, मुझे भी जब हार्ट अटैक आया था तब मैं सोच रहा था कि यार ये सब बोल रहा था, ये करना है वो करना है, सब हो गया है, अभी टाइम हो गया, डॉक्टर बोल रहे 4 दिन में मरने वाला है, क्या क्या कर लूँ 4 दिन में। तो बात की बातें, इंश्योरेंस, ये वो सब छोड़ दो, अभी पैसा है, जाओ हॉलीडेज़ पे, मज़े करो, आओ, आज की लाइफ देखो, आज सब कर लो और मज़े करो। एक ही लाइफ है, इन रियल एक ही लाइफ है। थैंक यू हितेश जी, it was a pleasure talking to you and thank you for Same coming here. to Beyond Billboards। Thank you so much. I Thank really you so had fun much doing and I this. wish all your future projects Thank a you, massive thank you. success। Thank you. Thank you so much। Thank you.